हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू वंस अगेन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो यस, बहुत बच्चों का डाउट था, सर नहीं समझ रहा है ये ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज से कैसे एनर्जी बन रही है। तो बस यार रुक जाओ, आज आपको सारी चीज समझ जाएगी और आप बहुत सही जगह आए हो। सो यस, वेलकम बैक। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो यस देखो, ये करने से पहले ना आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए, वो करना बहुत जरूरी है। बिकॉज कुछ बेसिक चीजें जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड में की है तो एक रिकॉल हो जाएगा, देन आगे बढ़ते हैं। यस, तो आपके बुक में हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की खासकर। तो यहाँ पे देखो कि बच्चों जो है आपको यहाँ पे बोला है कैन यू रिकॉल वाला एक पार्ट दिया है पेज नंबर 12 पे। तो यहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स लाइक कंटेन यूजफुल फॉर बॉडी। देखो अभी हमारे बॉडी के लिए पूछे न्यूट्रिएंट कैसे यूजफुल है। तो यस, हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है या फिर हम कोई भी फूड स्टफ जो खाते हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे जब हम फूड स्टफ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जंक फूड की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे फूड जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी हो, राइट, जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। तो ये हमारे लिए जो है यूजफुल कैसे है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है बिकॉज ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमारी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ये फूड स्टफ एंड द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट वो जो हमारे लिए यूज। अच्छा, न्यूट्रिएंट कंटेंट की हम बात करें तो कंटेंट क्या है फूड स्टफ में? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, और ये सारी चीजें तो हमें चाहिए, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल। यस, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी। देखो यहाँ पे बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि डाइटिंग जो होती है ना बच्चों, कुछ खाएंगे नहीं हम तो हमारा डाइटिंग होगा, बॉडी अच्छी बनेगी, ऐसे डाइटिंग नहीं होती है। डाइटिंग जो होती है ना वो बैलेंस डाइट से होती है। बैलेंस डाइट इन सेंस व्हाट, आप ऐसी चीजें खाओ कि आपको ये सारी चीजें आपके डाइट में इंक्लूड हो। कार्बोहाइड्रेट हो मतलब एनर्जी मिले जिससे आपको, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, लिपिड्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीजें आपको ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें मिले। तो अगर आप कुछ अलग चीजें खा रहे हो जो आपको टेस्ट दे रही है बट कुछ बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो बहुत ज्यादा फैट्स और बहुत, देखो फैट्स इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा भी नहीं। फैट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे बॉडी में जो सेल्स है, सेल के मेम्ब्रेन जो बनते हैं वहाँ पे फैट्स इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम फैट्स और लिपिड से जो हम एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, बट इफ मोर अमाउंट ऑफ फैट्स कंज्यूम ना तो कोलेस्ट्रॉल बन के स्टोर होता है जो कि आगे में दिक्कत देती है, राइट। तो हमें चीजों की जरूरत है बट इन अ सर्टेन क्वांटिटी, देयरफॉर वी आर यूजिंग द वर्ड बैलेंस डाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स इन बॉडी। अब देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स है, तो कुछ लोग दिखाते कुछ लोग नहीं दिखाते। तो यहाँ पे जो लोग मसल्स नहीं दिखाते उनका भी यूजफुल है, जो दिखाते उनके भी यूजफुल है। तो जब हम बात करते हैं मसल्स की, जो यूजफुल मसल्स है, देखो जैसे हम कोई भी लाइक आई एम मूविंग माई हैंड, तो ये हैंड मूव करने में मेरे मसल्स मेरे काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मसल्स दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ऐसे मसल्स है जो वॉलेंटरी काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे जॉ लाइंस हिल रहे हैं, यहाँ पे मैं हैंड जेस्चर शो कर रहा हूँ तो मेरे हैंड ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये मैं वॉलेंटरी कर रहा हूँ। बट देर आर सर्टन मसल्स जो इनवॉलेंट्री वर्क कर रहे हैं। देखो वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब मेरे विल से, मैं जो चाहूंगा वैसे ये मूवमेंट होगा। मैं चलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, मेरे पैर वर्क कर रहे हैं, राइट। तो मेरे मोशन में मेरा बॉडी, अगर मैं चाहूँ तो मेरा बॉडी वर्क कर रहा है। तो ऐसे जो मसल्स है जो वॉलेंट्री वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, और वो वॉलेंट्री मसल्स है हमारे। बट देर आर सर्टन मसल्स जो हमारे विल पे नहीं है। जैसे हमने खाना खाया पर मैं चाहता हूँ वो खाना अभी नहीं, 1 घंटे के बाद डाइजेस्ट होना चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना बच्चों। मैंने सांस लिया और मेरे हार्ट्स वर्क कर रहे हैं, ब्लड को पंप कर रहा है, मैं चाहता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए रुक जा, थोड़ा शांति ले ले, आराम ले ले, थोड़ी देर के बाद पंप करना। ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहां पे जो मसल्स यूज हो रहे हैं ना वो इनवॉलेंट्री मसल्स है, वो हमारे दिल से नहीं चलते, वो अपने मन के मालिक है। ओके, सो आगे आते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और ये डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहाँ पे आपको बता दो डाइजेस्टिव जूस हमारे पास बहुत सारे हैं, राइट। जैसे हमारे पास बाइल जूस है, फिर हमारे पास हमारा सलाइवा है, फिर HCl है। तो ये सारी चीजें हमारे जो बॉडी में कंटेन है, राइट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हम फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी को जो फूड का रिक्वायरमेंट है उनके उनके लाइक हमें उनका जो है एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले ये जो फूड कॉम्प्लेक्स है ना ये लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इनको ब्रेक करना पड़ता है छोटे पीसेस में। तो ये जूसेस की मदद से उन्हें हम ब्रेक करते हैं बच्चों। तो ये जूसेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, फॉर ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। यस, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेस्ट मटेरियल बॉडी में तो बहुत बनता है, काश ऐसा कोई सिस्टम होता जिससे हम हमारे ब्रेन का भी वेस्ट मटेरियल निकाल सकते हैं, राइट।
निकालो, अच्छी बात है वो भी निकाल दिया करो। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है बच्चों, उन्हें निकालने के लिए क्या, अभी देखो हमारे पास जो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है राइट, तो हम बोलते हैं ना सर टॉयलेट आइए, मैम टॉयलेट आइए, तो हम क्या करने जाते हैं, वेस्ट मटेरियल निकालने जाते हैं राइट। तो यूरिनल वेस्ट पे या स्टूल के फॉर्म में हम हमारा क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को जो है रिमूव कर देते हैं बॉडी से, जो कि अनवांटेड है। यस, फिर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखो सबको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको ब्लड जो क्या करता है, ब्लड को ऊपर से नीचे तक लेके जाता है, ठीक है। अब वो सर्कुलेटरी सिस्टम एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे काम करता है, अब देखो हमने जो भी कुछ खाया वो पेट में गया है, तो हमारा जो एनर्जी जो निकलेगा अभी पेट में ही निकलेगा, अब वहां से उसको पूरे बॉडी में लेके जाना है, स्टमक से पूरे बॉडी में, तो कौन काम करेगा बच्चों, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करेगा, ब्लड्स काम करेंगे। अब वो ब्लड क्या करेगा, उस एनर्जी को हमारे जो ग्लूकोज बना है उसे लेगा, फिर उसे सब सेल्स तक लेके जाएगा राइट। तो इस तरीके से वो उन्हें मदद करते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर द वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी लाइक बॉडी कंट्रोल इन हाउ मेनी वेज। ठीक है, हमारे बॉडी को बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती है। सबसे पहली चीज तो हमारा ब्रेन, जैसे मैं अभी कुछ भी जो कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ राइट। मैं अभी एक खड़ा हूँ राइट, मैं स्टेबल खड़ा हूँ, बैलेंस खड़ा हूँ राइट, मैं गिर नहीं रहा हूँ, तो इस वक्त क्या मेरा बॉडी मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरा ब्रेन मुझे कंट्रोल कर रहा है राइट। तो ये सारी चीजें होती है, तो हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है। तो यार तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रेन की मदद से, या फिर हम एक और बात बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं उनको आप, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की वजह से भी हमारा बॉडी जो है हमें क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यस, और बहुत सारी चीजें हैं हम बात करेंगे, अगर हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी होते हैं कभी कभी, तो हार्मोन्स भी हमें मदद करते हैं राइट। तो ये सारे हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए काम में आते हैं। यस, तो ये तो हो गई कुछ क्वेश्चंस की बातें जो आपके बुक में दी गई थी। अब हम बात करते हैं बच्चों, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस के बारे में उनके। तो कुछ इंट्रोडक्शन दिया आपके बुक में, तो मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है जिनको हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे वो चीजें क्या है। तो अभी जैसे मैंने बोला है, अलोंग विद सिस्टम्स ऑफ बॉडी वेरियस एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अब हम बॉडी के सिस्टम्स की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है राइट, नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं टुगेदर, और इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी सिस्टम्स जैसे मैंने लिखा ना, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स सिस्टम। तो हमारे बॉडी में कुछ बहुत सारे ऑर्गन्स भी है जो उसके साथ काम कर रहे हैं मिलके। अब ये ऑर्गन जब काम करते हैं तो हमारा बॉडी पूरा फंक्शन करता है, बट व्हाट, इनको फंक्शन करने के लिए दे रिक्वायर एनर्जी राइट। तो यहाँ पे उन्हें एनर्जी चाहिए, और मेरा एनर्जी क्या है, आपका सब्सक्रिप्शन। यस, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और वीडियोस बनाऊंगा राइट। तो यस, प्लीज डू सब्सक्राइब यार। ओके, तो यहाँ पे बॉडी को जो है वर्क करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आएगी, सो फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी आती है जो हम फूड खाते हैं, इसलिए अच्छी चीजें खाया करो। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, तो अच्छी चीजें खाओगे तो बॉडी अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका ग्रोथ अच्छा होगा राइट। तो यस, तो to perform all such functions the body needs energy to wait. So what are the main sources of energy? अभी तो बहुत सारे नाम ले लिए थे हमने पहले ही, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, लिपिड्स है, ये सारे हमारे मेन सोर्स है एनर्जी के राइट, बॉडी के। बट ऐसे हम बात करें सिर्फ एनर्जी की तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलता है राइट, जो कि हम खाते हैं ना, राइस है, दाल है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है राइट। फिर हम बात करें, फिर हम सीरियल्स खाते हैं राइट, जिसमें तो सीरियल्स वगैरह जो हम लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स और विटामिन मिलते हैं, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, एनर्जीज भी मिलती है राइट। तो सब कुछ खाया करो। अब देखो आप बात करो, जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, हम तो फिलहाल अपना फूड क्या करते हैं, बनाते हैं नहीं है खुद से, हम किसी का छीन लेते हैं ना, किसी, अब प्लांट ने बेचारे ने अपना फल उगाया, हम उसका तोड़ लेते हैं, हमने छीन लिया उससे, वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम उनसे लेके हम अपना फिर फूड बना के फिर खाते हैं, है ना। बट प्लांट्स ऐसा नहीं करते, प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं राइट। तो इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। तो यहाँ पे वो अपना ओन फूड बनाते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है, फूड एक्सेस फॉर्म में होता है, तो अपने फूड को स्टोर करते हैं कहीं ना कहीं, वो फ्रूट में स्टोर करते हैं, कभी कभी वो रूट्स में स्टोर करते हैं राइट। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है अलग अलग जगह पे स्टोर करते हैं। बाद में उनको एज अ स्टार्च हम बोलते हैं उन्हें, तो बाद में वो फिर उसे यूज करते हैं अपने यूज के लिए, बट उसके पहले हम उसे यूज कर लेते हैं। बट क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है राइट। या सो यहाँ पे क्वेश्चन है लाइक डू यू नो, मैंने बताया है ऑब्वियसली आपको पता होगा कि बुक में दिया, बट फिर भी पढ़ लो। वी ऑब्टेन 4 किलो कैलोरी राइट। देखो एनर्जी को हम कैलोरीज में काउंट करते हैं राइट। वी ऑब्टेन 4 किलो कैलोरी एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सी हाउ इंटरेस्टिंग, सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त कर सकते हो बच्चों। यस, तो आप 4 किलो कैलोरी, अब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हो ना, तो देखो उसके पीछे लिखा होता है कितनी कैलोरीज है उसके अंदर, वो खाओगे तो कितना कैलोरी आप कंज्यूम करोगे, कितना कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करोगे, कितना प्रोटीन कंज्यूम करोगे, राइट। तो सारे पीछे डेटा दिए होते, कभी भी कोई फूड प्रोडक्ट लेना तो पीछे देखो उनका डेटा दिया होगा, राइट। तो सर लिखा होगा पर 100 ग्राम, राइट। तो 100 ग्राम खाओगे तो इतनी इतनी चीजें मिलेंगी आपको, राइट। तो ये सारी चीजें थी हमारी जो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पे कुछ और आपके बुक में दिया हुआ है, राइट। जैसे कुछ और की मैं जब बात करता हूँ यहाँ पे, देखो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये हमारा आगे का टॉपिक है। बट इसमें देखो आपको जब सबसे पहले बोला है ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायग्राम। सी आपके बुक में दिया है पेज नंबर 13 पे। तो इसे इस तरीके से लेबल करना है। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा इन लोगों ने लेबलिंग दिखा दिया है, तो आई हैव शोन यू दैट। और हमें क्यों दिखाया, क्योंकि हम जिस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं वो परफॉर्म होने के लिए क्या क्या चीजें जो है रिक्वायर हो रही है वो इन लोगों ने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैन यू टेल वाला पार्ट आपको दिया है, ठीक है। कैन यू टेल में लोगों ने बोला है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन, ओके, रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत से, राइट। तो कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज्जत से प्रेजेंट है बता दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में। भाई इज्जत से बताना है तो कोई इसमें वो नहीं करेंगे, तो हम बताते हैं इज्जत से कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो C6H12O6, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला किसके लिए बच्चों, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। इन्होंने ग्लूकोज के लिए पूछा था, राइट। तो दिस इज फॉर ग्लूकोज। सो इन ग्लूकोज देयर आर टोटल 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। यही अगर हम शुगर की बात करते हैं तो 12, राइट, C12H22O11, ये किसके लिए, शुगर के लिए, ओके। तो ये शुगर को ब्रेक करके हमें ग्लूकोज मिल गया है, ओके। तो हम, हाँ, एक अच्छी बात, शुगर से भी आपको, शुगर केन से भी आपको एनर्जी मिलती है, वहीं से आ रही है ये सारी चीजें, ठीक है, ओके। फिर पूछा इन लोग ने विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम्स। सो इनके बीच में कौन से बॉन्ड है, यस दे ऑल आर बॉन्डेड टुगेदर विद कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, अगर आपको पता नहीं होंगे तो हमने कार्बन चैप्टर जो पढ़ा था, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके देख लो प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है बॉन्ड्स पढ़े हैं बच्चों, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है कोवैलेंट बॉन्ड से सारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने, आयनिक मतलब गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब कंप्लीटली किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे एग्जांपल NaCl। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पे क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, जब भी कोई एक मॉलिक्यूल, देखो हमें बस 2 चीजें होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कोई भी मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और रिडक्शन में कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगी बच्चों, वो एनर्जी लॉस हो रही है, राइट। तो ऑक्सीडेशन के वक्त आप इतना समझ लो कि ऑक्सीडेशन के वक्त क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो लॉस होगी। बट जब हम बात करेंगे रिडक्शन की, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब वहां पे जो एनर्जी है वो एक्सेप्ट हो रही है, ली जा रही है, गेन की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे बच्चों कैसे जो है हम यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस से, पहले तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइप क्या है, फिर हम ये देखेंगे कैसे हम जो है ग्लूकोज से जो है एनर्जी फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के। हमने क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट आर द, सॉरी यहाँ नहीं, कहाँ गया हमारा, ओके, टू परफॉर्म सच फंक्शंस द बॉडी नीड एनर्जी। तो यहाँ पे ये एनर्जी कैसे बॉडी के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी जो बॉडी में आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। पर ये आता कैसे है अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं बट फिर भी लिख लो। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हमने देखा कि हमें जो है ATP कैसे फॉर्म हो रहा है हमारा ग्लूकोज से, वो अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन की। तो सी सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। तो एक जो हमारा रेस्पिरेशन है वो है बॉडी लेवल पे होता है, और दूसरा जो है वो सेलुलर लेवल पे होता है, मतलब सेल्स के अंदर होता है। सी बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब एक्सटर्नली जो हमारे नोस्ट्रिल से हो रहा है ना, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट द बॉडी लेवल रेस्पिरेशन।
बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, सो दिस रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द सेल। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनमें ये रेस्पिरेशन हो रहा है, और उन रेस्पिरेशन की मदद से जो है हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। So this is very important and these respirations help us to produce energy. So this is important. तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है, देखते हैं क्या है। In this respiration, food stuff are oxidized. तो हम जो भी फूड स्टफ खाते हैं ना वो ऑक्सीडाइज होगा। पहले बता दिया ऑक्सीडाइज क्या होता है, ठीक है। विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज होगा या तो ऑक्सीजन के बिना मदद के ऑक्सीडाइज होगा, पर ऑक्सीडाइज होगा। टू प्रोड्यूस एनर्जी, किस लिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो एनर्जी फॉर्म करेगा किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बताया था मैंने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या तो अब देखो बच्चों यहाँ पे ये है कि ये तो हो गया मेरा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने देखा कि हमारे फूड स्टफ जो है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। बट अब हम जो है यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज आई कैन से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होगा ना, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा हमने कहा एक ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है, एक ऑक्सीजन के बगैर मदद से हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन की मदद से होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं विथ O2, और यहाँ पे हम बोलेंगे विदाउट, ये क्या है बच्चों, ये है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और फूड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। यस, तो इन दिस प्रोसेस तो आज हम जो है सिर्फ देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आज हम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज एनारोबिक एंड दिस इज एरोबिक। ओके गुड। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो हमने क्या लिखा है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप्स। अब देखो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज मिला हमें, ठीक है, हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाए जहां से हमें ग्लूकोज मिला, अब वो ग्लूकोज क्या होगा, वो ग्लूकोज जो है बच्चों यहाँ पे 3 स्टेप में जो है वो ऑक्सीडाइज किया जाएगा। अब देखो ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या देगा मुझे, यहाँ पे रिड्यूस होने का मुझे वो देगा एटीपी, और वही एटीपी जो है मेरे लिए एनर्जी सोर्स है। हम सब के लिए वही एटीपी क्या है बच्चों, एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ पे वो तीनों स्टेप कौन कौन से, सबसे पहला होगा ग्लाइकोलाइसिस, देन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, राइट। इसको हम ईटीएस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, राइट, शॉर्ट में, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन पूरी तरीके से बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। देखो पहले बता दो आपको लाइसिस मतलब क्या होता है। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है बच्चों, ये जो लाइसिस है, राइट, दिस लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मतलब हम यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज का। किसका कर रहे हैं, ग्लूकोज का। तो जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो अब ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा, तो हमने यहाँ पे बताया ग्लाइकोलाइसिस विल ऑकर इन साइटोप्लाज्म। तो अब ये मेरा ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो अब हमारा ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकिंग हो रहा है, जिस प्रोसेस को हमने नाम दिया। तो एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस क्या एक प्रोसेस है, जैसा हमने अब यहाँ पे बताया ना, हमने बोला कि 3 स्टेप में होने वाले, तो ये तीनों स्टेप्स जो हमारे प्रोसेस है बच्चों। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। यस, तो अभी यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होगा 3 स्टेप में, 3 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फॉर्म। अब वो क्या फॉर्म करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोलाइसिस से ब्रेक हो गया। देखो एक्चुअली ये रिएक्शन जितना सिंपल है ना उतना सिंपल नहीं है, ठीक है। अब जो हायर स्टडीज में जाते हो 11th 12th में, उसके आगे जब बायोलॉजी लेके पढ़ते हो, तो आपको ये एक्चुअल रिएक्शन बहुत अलग तरीके से देखने मिलता है। बट अभी हम बहुत सिंपलर, या हम बोले कैसे सुपरफिशियल लेवल पे इसे पढ़ रहे हैं। हम ये सारी चीजें सुपरफिशियल लेवल पे ही पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं होता क्या। बट एक्चुअली व्हेन यू गो इन डीप टू अंडरस्टैंड दिस ना, तो जो भी रिएक्शंस हमने लिखे ना, ये इतने सिंपल नहीं है, इनके साथ भी और भी कुछ ऐड होते हैं चीजें, ठीक है। बट वो अभी हम नहीं देखेंगे, अब जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में जितना दिया उतना ही लिखना है। तो दिस इज बेटर फॉर यू, गुड फॉर यू टू स्कोर मोर देन 95%। या तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा, तो वो मुझे क्या देगा, 2 पायरुविक एसिड। नाम सुनो, ये हमें क्या देगा, पायरुविक एसिड। कितने, 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल,
2 मॉलिक्यूल देगा मुझे एटीपी के, वाओ एटीपी तो मुझे चाहिए था, डायरेक्टली एटीपी दे रहा है, यस। तो 2 मॉलिक्यूल देगा एटीपी के, 2 मॉलिक्यूल देगा NADN2, राइट, NADH2, मैंने N2 लिख दिया, वहां पे DH2 आएगा, NADH2, ठीक है। सो आई विल गेट NADH2, सो दिस इज NADH2। नाउ ये NADH2 क्या है बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसका नाम है ये। तो ये जो है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करते हैं, ये सारी मदद करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, सॉरी वाटर मिल गया, और क्या मिल गया मुझे, वाटर। अब देखो यहाँ पे ये मुझे 3-4 चीजें यहाँ पे मिली है, क्या क्या मिली है, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल और NADH2, राइट। NADH2 क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब देखो क्या होगा, सो ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, अब इनके साथ भी कुछ होने वाला है, ये जो NADH2 है ना, इसके साथ भी कुछ होगा, बट हम वो इस वाले में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में देखेंगे। बट अभी इस स्टेप में क्या हो रहा है कि मेरा जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड अब फर्दर कन्वर्जन होगा, पायरुविक एसिड का फर्दर कन्वर्जन होगा, और ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है अभी तक, ठीक है। अभी तक हम सेल के अंदर कहीं पे भी नहीं है, हम सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म में सारी चीजें कर रहे हैं, ओके। तो साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर हमें ये 3 चीजें मिल गई, पायरुविक एसिड मिल गया, एटीपी मिल गया, NADH2 मिल गया और वाटर मिल गया। फिर हम क्या होगा कि ये जो पायरुविक एसिड है ये फिर से कन्वर्ट होगा किन चीजों में, यहाँ पे देखो, द अबव पायरुविक एसिड इज देन कन्वर्टेड इनटू, तो जो 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, मुझे क्या देंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। ध्यान सुन, आपको नाम याद रखना है, इनका शक्ल याद नहीं रखना, नाम याद रखना है। नाम क्या है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, ये एक हमें मिलेगा। फिर NADH2 फिर से हमें मिलेगा यहाँ पे जो ऊपर मिला था, और दूसरा हमें यहाँ पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो रिलीज हो रहा है, ये हमारे यूज का नहीं है। तो जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हम एक्सेल करते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बाहर निकलता है, राइट। तो हमारे ब्लड्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं बाहर। तो पायरुविक एसिड से हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बना लिया, 2 NADH2 मिल गया और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। यहां तक का हमारा प्रोसेस जो था उसे हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, राइट, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी। तो ये साइकिल में देखो क्या होगा, इस साइकिल में हम जो ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनाए हैं ना, इसको हम आगे फर्दर जो है कन्वर्ट करेंगे किसी और प्रोसेस में। पर ये सारी चीजें कहां पे होगी, साइटोप्लाज्म में नहीं होगी बच्चों, ये सारी चीजें होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होगी, यस, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है, सो 2 एसिटाइल कोएंजाइम, अब ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, एंजाइम नहीं लिखा इसके अंदर। तो ये 2 एसिटाइल को A लिखा, तो ऐसा मत समझना वो पूरा वही है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम A विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब मुझे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मिल गया, किस प्रोसेस से मिला, ग्लाइकोलिसिस से। अब वो कहां पे एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके आगे जो प्रोसेस होगा, इसको हमने नाम क्या दिया, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अ साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन। अब एक साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों, और उस चेन ऑफ रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, अ साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, मार्क्स कटेंगे तो मुझे मत बोलना कि रंजीत सर ने बताया नहीं था, ठीक है। तो ये ऐसे मत लिखना, पूरा नाम लिखना, ठीक, राइट। इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो ऑपरेट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन ऑपरेट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। अब देखो वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में, अब वो जो है वहां पे ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडाइज वो जब वहां पे होगा, तो देखो फिर से क्या होगा, देखो एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस साइकिल, ये जो हमारा साइकिल था, राइट, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वहां पे वो जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और प्रोड्यूस करेगा। देखो अब क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, राइट, ऑक्सीडाइज होके। देखो अब ये सारी चीजें ना, मतलब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लोग सिर्फ बोल रहे हैं ऑक्सीडाइज हो गया, बट ये किससे ऑक्सीडाइज हो गया, राइट, तो कैसे ऑक्सीडाइज हो गया, ये सारी चीजें आपको नहीं है। तो आपको दिमाग नहीं सोचना इतना कि कैसे हो रहा है, किन की मदद से हो रहा है, वो आपको नहीं सोचना है। सिर्फ आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है कि स्टेप क्या होता है। जैसे हमें पता होता है ना, 9 के बाद 10 देना है, 10 के बाद 11 12 देना है, फिर 13 14 15 देना है।
अंदर क्या करना तो बाद में पता चलेगा, बट ये प्रोसेस है ना देना एक लाइफ में। जैसे आपको कुछ लाइफ में बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आपको कोई सीए फाउंडेशन करना है क्या, तो उसका एक प्रोसेस है। तो ये बस वी आर जस्ट सीइंग द प्रोसेस, इंटरनल वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी हम बच्चे हैं, राइट, अभी हम मासूम हैं। तो यहाँ पे देखो, तो 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए विल कन्वर्ट इनटू CO2, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 and FADH2। अब देखो एक और टर्म आ गया यहाँ पे, FADH2। FADH2 इज कॉल्ड एज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों हम यूज करते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ तक हमने ये चीजें बना दी, यहाँ तक हमने चीजें बना दी, ठीक है। हमने कौन साइकिल यूज किया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें भी देखो, अभी आप दो चीज देखोगे, मैंने ग्लाइकोलिसिस में NaDH2 बनाया, ध्यान सुनना, मैंने ग्लाइकोलिसिस में NaDH2 बनाया और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा पता है? ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, इसने उसको भी NaDH2 में कन्वर्ट कर दिया और FADH2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब घूम फिर के हम फिर से इसी पे आ गए। अब इसका कन्वर्जन NaDH2 और FADH2 का कन्वर्जन जो है वो होगा ATP में, इस साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, ठीक है। वो अब हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मजा आ रहा है। ओके बच्चों, सो अभी तक हम लोग ने दो प्रोसेस कर लिए हैं और उन दोनों प्रोसेस में जो है हमने जो है प्रोड्यूस किया था NaDH2 और FADH2, राइट। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, हम थर्ड प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, तो दिस RXN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन। तो मैं अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन करूंगा, राइट, और उस रिएक्शन से हम प्रोड्यूस करेंगे ATP, जो कि है हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, तो देखो इसे प्रोड्यूस करने के लिए देखो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं जो अभी तक हमने किया। हमने क्या किया? ग्लाइकोलिसिस से हम लोग ने जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए और NaDH2 प्रोड्यूस किया था, राइट। फिर हम लोग ने जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड साइकिल की मदद से जो है हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम ए को NaDH2 और FADH2 में कन्वर्ट कर दिया था। तो फिलहाल अभी हमारे पास NaDH2 और FADH2 है, राइट। तो अब हमें क्या करना है? ठीक है, ये उनका फुल फॉर्म है, NaDH2 इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FADH2 इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो देखो अभी मेरे पास क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड FADH2 विल पार्टिसिपेट इन ETS। ETS इज माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग कभी-कभी। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि जब भी हम सेकंड प्रोसेस में एंटर हुए थे, राइट, जो हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साइकिल था, वो ऑलरेडी हम माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गए थे। तो वहां से अब हमारा सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP बनेगा। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, राइट, या पावर हाउस ऑफ द बॉडी, जो ATP जनरेट करता है। यस, तो अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बिसाइड, तो देखो मेरा जो NaDH2 है, अब देखो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 FADH2 क्या हो गया, पार्टिसिपेट किए किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। और पार्टिसिपेट करके देखो बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, अब हमें वो सारी चीजें नहीं करनी, आपके बुक में जितना दिया वही करना है। पार्टिसिपेट करके ये लोग क्या करेंगे, NaDH2 जो है हमारे पास, वो किसमें कन्वर्ट होगा? एक NaDH2 विल कन्वर्ट इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और एक FADH2 विल कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब NaDH2 भी ATP पे कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ATP में। किस प्रोसेस से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन की मदद से। ये भी साइक्लिक रिएक्शन होता है। बिसाइड, इसके अलावा ATP और H2O आर आल्सो फॉर्म्ड इन द अबाव प्रोसेस। अबाव प्रोसेस में देखो आप लोग, हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में ऑलरेडी ATP बनाया था, याद है आपको? तो ग्लाइकोलिसिस में हमें ऑलरेडी ATP मिला हुआ था और कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी मिले थे कुछ रिएक्शंस में। तो हमारे पास ATP कुछ पहले से भी थे और कुछ ATP अभी हमें मिल गए, मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ATP हमारे पास जनरेट हो गए। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यस, नाउ अभी क्या होगा, all these process of ETS, electron transfer chain reaction, is occurred in mitochondria that we know. अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, by this molecule of glucose। तो अभी हमारे पास जो molecule of glucose था वो क्या हो गया है, वो completely oxidize हो गया है। जो हमने इनिशियल ग्लूकोज लिया था, ग्लाइकोलिसिस किया, फिर हम लोगों ने जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन किया, फिर हमने ATS किया, ये सारी चीजें करके हमने जो है ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया। अब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया किस मदद से? किसकी मदद से? बाय एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से, बाय एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमने उसको ब्रेक कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। और फिर हमें क्या क्या मिल गया? हमें CO2 मिल गया, H2O भी मिला, किसके साथ? एनर्जी के साथ, along with एनर्जी। हमें मेन तो एनर्जी चाहिए थी, बट उनके साथ हमें ये दो बाय प्रोडक्ट भी मिल गए हैं।
तो CO2 को हम एक्सेल कर देते हैं और H2 हमारा यूज हो जाता है बॉडी में कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने एनर्जी सिंथेसाइज कर ली इन 3 प्रोसेस की मदद से, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस आई होप आपको समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, नहीं समझा तो फिर से रिवाइंड करो, देखो बहुत इजी है। यस, अब आगे आते हैं। देखो आपके बुक में एक डायग्राम दिया है एनर्जी करेंसी का, मैं कुछ एक लाइन रीड करता हूँ, फिर हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। सी वो लाइन जो है मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सी यहाँ पे दिया हुआ है एटीपी के बारे में कुछ थोड़ा शॉर्ट पैराग्राफ दिया है। Adenosine triphosphate is energy rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached. तो एनर्जी जो है वो किसी बॉन्ड्स में स्टोर है, ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक पेंटोज शुगर है, राइट, पेंटोज राइबोज है ये, यहाँ पे एडेनिन है, और ये जो पीपीपी लिखा है ना, ये मेरे फॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये फॉस्फेट बॉन्ड के रूप में हमारा एनर्जी जो है वो क्या है, स्टोर्ड है। यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स एज पर नीडेड, हमारे नीड के हिसाब से ये स्टोर होते हैं। केमिकली एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडिनोसिन राइबोज न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो है एटीपी, राइट, ये जो हमारा ये फॉस्फेट बॉन्ड है, राइट, तीन है ना, 3 फॉस्फेट है, 3 1 2 3, इसके लिए इसको हम ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो एटीपी है हमारा ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, राइट, फॉर्म्ड फ्रॉम, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है एडिनोसिन राइबोज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो हमारे ये एडिनोसिन राइबोज न्यूक्लियोसाइड से बना है, नाम आपको याद रखना है, ठीक है, फिलअप में पूछ सकते हैं ये। तो एटीपी ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ एडिनोसिन राइबोज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, ठीक है, देखो इसमें एडेनाइन कंटेन है, ठीक है, और ये हमारा राइबोज वाला, ठीक है, पार्ट, राइबोज न्यूक्लियोटाइड जो हम बोले ना, ये वाला पार्ट है। तो मतलब इसके साथ साथ ये दोनों भी कंटेन। अच्छा, आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर ऐसा कहीं पे देखा होगा, कहाँ पे देखा है, जो हम डीएनए स्ट्रक्चर किए थे फर्स्ट चैप्टर में, हेरिटेज एंड एवोल्यूशन में, राइट, तो उसमें देखो डीएनए का स्ट्रक्चर में भी पेंटोज शुगर होता था, ये वही वाले पेंटोज शुगर है, ठीक है। यस, सो एडेनाइन, पेंटोज शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक एडेनाइन है और 3 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। As per the needed energy is delivered by breaking the phosphate bond. अब हमारे एनर्जी के हिसाब से हमें कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमारे फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे आप आगे देखोगे रिएक्शन में, तो एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तीनों पी साथ में थे, एक पी निकल गया, तो वो जो निकल गया वो मेरा एनर्जी है, रिलीज हो गया, ठीक है। अब 2 फॉस्फेट बॉन्ड बच गए, और वो जो एक फॉस्फेट बॉन्ड निकल रहा है वो मेरा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है बच्चों। ओके, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर की उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। नहीं देखा है चैप्टर तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी को हम यहाँ पे जो है क्या बोल रहे हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया हो, समझ गया हो सारी चीजें क्या है। अब एक छोटी सी चीज और इसमें दी है, फिर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होगा। बट देखो अभी यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा है, एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं पे खत्म हो गया है, हमारा जो दूसरा पार्ट था वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो वो हमें जो है नेक्स्ट लेक्चर में करना। बट एक छोटी सी चीज आपको दी है यहाँ पे, हम उस पर थोड़ा सा ग्लिम्स कर लेते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, इफ देयर इज एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, देखो कार्बोहाइड्रेट कम है मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज कम है, क्योंकि ग्लूकोज जो है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट से ही बन रहा है, ठीक है। तो अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कब होगा, जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं, राइट। तो अगर सपोज किसी दिन हमने फास्टिंग किया तो हमने कुछ भी ऐसे फूड कंज्यूम नहीं की जो कार्ब्स वाले फूड है, राइट, तो हमारी बॉडी में उस दिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमती हो जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट कम हो गए तो ग्लूकोज कम हो गए, ग्लूकोज कम हो गए तो क्या होगा, तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। तो देखो उस दिन क्या होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो उस दिन जो है हमारे ये 2 भाई साहब लोग जो है मिलके क्या करते हैं, एनर्जी में, है ना। किसी दिन मम्मी घर पे नहीं है तो बोलते चलो आज हम ही खाना बना लेते हैं, हाँ, कैसा भी बन जाए वो बन जाता है ना। तो वैसे यहाँ पे ये लोग भी, जिस दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो ये दोनों लोग मिलके आते हैं, आज हम एनर्जी बनाएंगे। तो ये दोनों जो है मिलके यहाँ पे एनर्जी बनाते हैं। अब देखो कैसे बनता है, लिपिड्स जो है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, प्रोटीन जो है कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। याद है हमने जब डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस किया था, तब हम क्या करते थे, अमाइनो एसिड सिंथेसिस करते थे, उससे फिर प्रोटीन बनाते थे, है ना।
तो ट्रांसलेशन वाले पार्ट में तो यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है। हम प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, लिपिड से फैटी एसिड बनाएंगे, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद है एसिटाइल कोएंजाइम ए हम लोग ने सेकेंड स्टेप में बनाया था, राइट। तो सेकेंड स्टेप में हमने इसका यूज किया था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एसिटाइल कोएंजाइम में तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में ही बन गया था, बट उसको हम सेकंड स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाके आगे का प्रोसेस करते थे एनर्जी बनाने का। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये भी बन जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे फिर जो है क्रेब्स साइकिल की मदद से होगा। ये क्रेब्स साइकिल जैसे मैंने आपको बताया था, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। तो वो सारी यूज होंगे, उसके फिर बाकी के आगे के प्रोसेस होंगे और हम जो है एटीपी प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन। अब आपकी बुक में देखो एक और चीज दी है, एक फ्लो चार्ट दिया है जो कि बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करेगा। मैं फ्लो चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ सी हमारे पास फ्लो चार्ट्स में क्या है, ऊपर टॉप पे देखोगे लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है, तीनों दिख रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के नीचे क्या है, ग्लूकोज। मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट से क्या लिया, ग्लूकोज लिया। अब बच्चों बताओ ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं, यस ग्लूकोज से हम बनाएंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से हम बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा उससे हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेब्स साइकिल में लेके जाएंगे। क्रेब्स साइकिल क्या है बच्चों हमारा, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसमें हम NADH2 और FADH2 बनाएंगे, ठीक है। ये सब बनने के बाद फिर हम हमारा क्या होगा, क्रेब्स साइकिल मतलब ये पूरा साइकिल हो गया, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो हमारे पूरे साइकिल्स हो रहे हैं उसी को हमने क्रेब्स साइकिल बोल दिया है। तो क्रेब्स साइकिल की मदद से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होगा आगे, और उससे जो है फिर हम क्या बनाएंगे, CO2 H2O प्लस एनर्जी। मतलब ये तीनों चीजें जो है हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो एज वी नो, ठीक है, मैं पे अंडरलाइन कर देता हूँ, CO2 H2 एंड एनर्जी, ये तीनों चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आगे देखो क्या हो रहा है बच्चों, उसके आगे फिर आपको देखो दो साइड्स दिया है, एक साइड लिपिड एक साइड प्रोटीन दिया है। लिपिड कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड्स में, प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है एसिटिक एसिड में। अब ये दोनों कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और आगे का प्रोसेस सेम है, सिमिलर, राइट। So this is what all about your the flow chart. I hope you understand this chapter. अगर कोई डिफिकल्टी डाउट है प्लीज कमेंट करो, आपको सारे आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लेट देम टू स्टडी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट।